नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम सिगमंड फ्रॉइड की एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसने कहना चाहिए विचारों की दुनिया में हलचल मचा दी थी। जी बिल्कुल। 3 contributions to the theory of sex, या जिसे 3 essays on the theory of sexuality भी कहते हैं। हाँ। ये विचार जितने क्रांतिकारी थे उतने ही विवादास्पद भी। सही कहा। हमारी ये बातचीत फ्रॉइड सेक्सुअल थ्योरी एंड इंडियन मेंटल हेल्थ और फ्रॉइड्स 3 essays on the theory of sexuality summary जैसे कुछ स्रोतों पर आधारित है। जी। हमारा मकसद है फ्रॉइड के यौनता संबंधी सिद्धांतों को समझना, उनका असर, उनसे जुड़े विवाद और खास तौर पर भारत में रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज उनकी क्या प्रासंगिकता है। हाँ, ये देखना जरूरी है। चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं कि हमारी गहरी यौन और भावनात्मक जरूरतें शायद हमारे अवचेतन मन से ही कंट्रोल होती हैं और कैसे बचपन के अनुभव हमारे आज को शक्ल देते हैं। बिल्कुल। ये किताब जो 1905 में छपी थी वो मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस की बुनियाद है। अच्छा। फ्राइड का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि कामुकता, जिसे वो लिबिडो कहते हैं, वो सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है। हाँ। बल्कि इंसान के व्यवहार के पीछे की एक मूल प्रेरणा शक्ति है। उनका मानना था कि ये शक्ति जन्म से ही हमारे अंदर होती है। जन्म से? हाँ, अक्सर हमारे चेतन मन की पहुंच से दूर, अवचेतन में दबी हुई, और हमारे व्यक्तित्व को बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। फ्राइड ने अपनी बात समझाने के लिए इसे 3 निबंधों में बांटा है। पहला यौन विचलनों पर, ओके। दूसरा बचपन की कामुकता पर, और तीसरा यौवन यानी किशोरावस्था में आने वाले बदलावों पर। ठीक है, तो पहला निबंध यौन विचलनों यानी सेक्सुअल एबरेशंस पर। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। फ्रॉइड का असल में क्या मतलब था इससे? क्या वो इसे कोई गड़बड़ी मानते थे? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, फ्रॉइड के लिए विचलन का मतलब नैतिक रूप से गलत या कोई बीमारी नहीं था। अच्छा। जैसा उस समय ज्यादातर लोग सोचते थे। उनका तर्क था कि हमारी यौन ऊर्जा, लिबिडो, इसका मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। जब ये ऊर्जा, कह लीजिए, सामान्य रास्ते से हटकर किसी और दिशा में मुड़ जाती है या समाज के डर से दबा दी जाती है, तो वो अलग अलग रूपों में जाहिर होती है। जैसे कि समलैंगिकता या किसी निर्जीव वस्तु के प्रति तीव्र आकर्षण, जिसे बुत परस्ती या फेटिशिज्म कहते हैं। ओह अच्छा। फ्रॉइड इन्हें बीमारी नहीं बल्कि मानव यौनिकता के ही अलग अलग पहलू मानते थे। ये तो वाकई उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही अलग सोच थी। बिल्कुल। 1900 के दशक की शुरुआत में जहां समाज ऐसी बातों को पाप या दिमागी खराबी समझता था, वहां फ्रॉइड का ये कहना कि ये स्वाभाविक मानवीय पहलू हो सकते हैं, ये तो क्रांतिकारी था। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, फ्राइड ने समझाया कि क्यों कोई व्यक्ति, मान लीजिए, जूतों जैसी चीज के प्रति यौन रूप से आकर्षित हो सकता है, फेटिश। हाँ। उनके अनुसार ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि व्यक्ति के अवचेतन मन में वो जूता किसी गहरे अनजाने यौन प्रतीक से जुड़ गया है। अब सोचिए, इस तरह की व्याख्या देना उस दौर में कितना साहस का काम रहा होगा। हाँ, सही बात है। और यहीं पर यह बात भारत जैसे संदर्भ में दिलचस्प हो जाती है, जहां हम जानते हैं यौन इच्छाओं पर खुलकर बात करने में झिझक होती है। हाँ बिल्कुल। और कई बार लोग अपनी भावनाओं को लेकर शर्म या अपराध बोध महसूस करते हैं। फ्राइड का ये नजरिया एक तरह से राहत दे सकता है। कैसे? ये समझने में मदद कर सकता है कि हमारी इच्छाएं, चाहे वे कितनी भी असामान्य क्यों न लगें, मानवीय अनुभव का हिस्सा हो सकती हैं। ये सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ता है। और आज के समय में LGBTQ+ समुदाय की स्वीकृति जैसे मुद्दों को समझने के लिए भी ये दृष्टिकोण एक जमीन तैयार करता है। ये दिखाता है कि जिसे कभी अलग या भटकावा माना जाता था, वो असल में मानवीय विविधता का ही एक रूप हो सकता है। तो पहले निबंध में फ्रॉइड ने यौनिकता के दायरे को एक तरह से बड़ा कर दिया। जी। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा विवादों में रहा। हाँ, बचपन और कामुकता का रिश्ता। ये विचार तो आज भी कई लोगों को असहज कर देता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दूसरा निबंध फ्रॉइड के सबसे क्रांतिकारी और यकीनन सबसे विवादास्पद विचारों में से एक पर है कि बच्चों में भी एक तरह की यौन भावनाएं होती हैं। फ्रॉइड का कहना था कि कामुकता जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। हाँ। और बचपन के शुरुआती अनुभव हमारे व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ते हैं। अच्छा। उन्होंने इसके कुछ चरण भी बताए, जैसे मौखिक चरण, ओरल स्टेज, जिसमें सुख का केंद्र मुंह होता है, फिर गुदा चरण, एनल स्टेज, जो पॉटी ट्रेनिंग के समय नियंत्रण से जुड़ा होता है, और फिर लैंगिक चरण,
फैलिक स्टेज, जब यौन अंगों के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। लेकिन मेरा मतलब है, फ्रॉइड का मतलब ये तो नहीं था कि बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, क्योंकि यही बात शायद लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। नहीं। और ये विचार भारत जैसे समाज में, जहां बचपन को मासूमियत का प्रतीक माना जाता है, क्या ये हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं से टकराता नहीं? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्रॉइड इन भावनाओं को सचेत या वयस्क यौनिकता जैसा नहीं मानते थे। अच्छा। वो इसे अवचेतन प्रक्रिया मानते थे, ऊर्जा के प्रवाह की तरह। उनका मुख्य बिंदु ये था कि इन शुरुआती चरणों में अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई रुकावट आती है या कोई तनावपूर्ण अनुभव होता है, जैसे गुदा चरण में पॉटी ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती या लापरवाही, तो उसका असर वयस्क जीवन में दिख सकता है। कैसे? वो व्यक्ति बड़ा होकर जरूरत से ज्यादा सफाई पसंद या कंजूस बन सकता है, जिसे एनल रिटेंटिव कहते हैं, या फिर बहुत लापरवाह और बिखरा हुआ, एनल एक्सपल्सिव। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे बचपन की घटनाएं वयस्क व्यवहार पैटर्न से जुड़ सकती हैं। रही बात भारतीय संदर्भ की, तो हाँ, ये विचार निश्चित रूप से बचपन की पारंपरिक धारणाओं से टकराता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन क्या ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर नहीं करता कि बचपन का पालन पोषण कितना गहरा असर डालता है? ये तो है। भारतीय संस्कृति में भी तो संस्कारों और शुरुआती जीवन के अनुभवों पर बहुत बल दिया जाता है। हाँ, वो तो है। और एक और दिलचस्प जुड़ाव है, फ्रॉइड का अपने अंदर झांकने, अपने अवचेतन को समझने का जो विचार है, हाँ, वो कहीं ना कहीं भारतीय परंपराओं में आत्मनिरीक्षण की खोज से मिलता है। जैसे भगवद गीता में अर्जुन का अपने अंदर के द्वंद्व से जूझना, अच्छा, या योग और ध्यान के जरिए आत्मजागरूकता हासिल करने की कोशिश, ये सब अपने मन की गहराइयों को समझने के ही तो रास्ते हैं। ये दिलचस्प नजरिया है, फ्रॉइड के आत्मविश्लेषण को गीता या योग से जोड़ना। तो बचपन के इन फॉर्मेटिव सालों से गुजरकर फ्रॉइड किशोरावस्था और वयस्कता में यौनिकता के विकास को कैसे देखते हैं? तीसरे निबंध में क्या है? तीसरा निबंध यौवन यानी प्यूबर्टी के साथ आने वाले बदलावों और वयस्क यौनिकता के विकास पर केंद्रित है। फ्रॉइड के अनुसार किशोरावस्था में लिबिडो मतलब यौन ऊर्जा परिपक्व होती है और उसका मुख्य केंद्र जननांग बन जाते हैं। व्यक्ति का रुझान अब रोमांटिक प्रेम, गहरे भावनात्मक रिश्ते बनाने और प्रजनन की ओर बढ़ता है। ठीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रॉइड का मानना था कि बचपन के वो अवचेतन अनुभव और दमित इच्छाएं, हाँ, वो अभी भी पर्दे के पीछे से काम कर रही होती हैं। वो हमारे रिश्तों को, हमारी पसंद नापसंद को, यहाँ तक कि हम किस तरह का साथी चुनते हैं, इन सब को प्रभावित करती रहती। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? और वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली बात भी तो इसी संदर्भ में आती है ना? जी हाँ। जो सुनने में काफी अजीब लगती है। हाँ, उदाहरण के तौर पे फ्रॉइड कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बचपन में माँ या देखभाल करने वाले मुख्य व्यक्ति से सुरक्षा और प्यार का भाव ठीक से महसूस नहीं हुआ, तो हो सकता है वो बड़ा होकर अपने प्रेम संबंधों में हमेशा असुरक्षित महसूस करे या साथी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए। अच्छा। और हाँ, ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी यही आता है। ये फ्रॉइड के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले विचारों में से एक है शायद। हाँ, वो क्या है असल में? मूल रूप से ये एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बच्चा, खासकर लड़का, अपनी माँ के प्रति एक खास तरह का लगाव और पिता के प्रति प्रतिद्वंद्विता महसूस करता है। लड़कियों के लिए इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा गया। सुनने में ये अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन फ्रॉइड इसे सचमुच के रिश्ते की इच्छा के तौर पर नहीं देखते थे, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक चरण के रूप में, जो बच्चे के मन में अपनी पहचान बनाने और लैंगिक भूमिकाओं को समझने का एक तरीका है। ये सब चेतन स्तर पर नहीं होता। तो ये जो बचपन के रिश्तों की गूंज है, ये वयस्क जीवन के रिश्तों में सुनाई देती है। ये बात तो शायद हर संस्कृति में मायने रखती होगी। बिल्कुल। लेकिन भारत में, जहां परिवार और रिश्तों का ताना बाना इतना मजबूत और जटिल होता है, वहां इसका क्या महत्व है? ये भारतीय रिश्तों और मेंटल हेल्थ से कैसे जुड़ता है? बिल्कुल, यहीं पर फ्रॉइड के विचार भारतीय संदर्भ में रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य की समझ के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। भारतीय समाज में परिवार, प्रेम, आपसी संबंधों को बहुत अहमियत दी जाती है, हम सब जानते हैं। हाँ। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि भारतीय संस्कृति में भी ये माना जाता है कि माता पिता और परिवार का व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण पर कितना गहरा और स्थायी असर होता है। बिल्कुल। ठीक वैसी ही बात फ्रॉइड अपने सिद्धांतों में कह रहे हैं, बस उनका नजरिया मनोवैज्ञानिक है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी गहरी भावनात्मक और यहाँ तक कि यौन जरूरतें भी कैसे हमारे अवचेतन मन से नियंत्रित होती हैं और कैसे हमारे शुरुआती रिश्ते हमारे बाद के जीवन के रिश्तों की नींव तैयार करते हैं। अगर बचपन में कोई अनसुलझे मुद्दे हैं या अधूरी जरूरतें हैं, तो वो बाद के रिश्तों में समस्याएं पैदा कर सकती हैं।
इन विचारों ने यकीनन सोचने के नए दरवाजे खोले, भले ही विवादों के साथ। तो कुल मिलाकर इस किताब और फ्राइड के काम का दुनिया पर असर कितना गहरा रहा? इसने वास्तव में क्या बदला? इसका असर बहुत व्यापक और दूरगामी रहा है। जैसा हमने शुरू में कहा, इसने मनोविश्लेषण की नींव रखी, जो मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा की एक प्रमुख धारा बन गई। हाँ। लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ अकादमिक जगत तक सीमित नहीं रहा। फ्राइड के विचारों ने कला, साहित्य, दर्शन और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत को भी प्रभावित किया है। सच में? कैसे? सोचिए, अवचेतन मन, अहंकार, पराअहम, रक्षा तंत्र, ये सारे शब्द फ्रॉइड की देन है और आज आम बोलचाल का हिस्सा हैं। हाँ, ये तो है। ये शब्द तो हम अक्सर सुनते हैं। बिल्कुल। हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर उपन्यासों तक किरदारों की गहरी प्रेरणाओं और उलझनों को समझने के लिए अक्सर फ्रॉइडियन विचारों का सहारा लिया जाता है। और क्या इसने दूसरे विचारों को भी प्रभावित किया? हाँ, बिल्कुल। फ्रॉइड के काम ने कार्ल यूंग, एल्फ्रेड एडलर जैसे उनके शुरुआती साथियों से लेकर बाद में जैक्स लकां जैसे मनोवैज्ञानिकों और यहाँ तक कि सोरेन किर्केगार्ड जैसे दार्शनिकों तक कई महत्वपूर्ण विचारों को प्रेरित किया या उनके काम के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान किया। और भारत के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो फ्रॉइड के विचार मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझने में मददगार हो सकते हैं। अच्छा। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, योग और ध्यान जैसी भारतीय परंपराओं में जो आत्म जागरूकता और अपने मन की गहराइयों को खंगालने पर जोर है, हाँ, वो फ्रॉइड के अवचेतन मन और दमित इच्छाओं को समझने के प्रयास से कहीं ना कहीं जुड़ता है। हाँ। ये दोनों ही हमें अपने अंदर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फ्रॉइड हमेशा से ही एक विवादास्पद हस्ती रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर बचपन की कामुकता और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे विचारों पर तो आज भी बहस होती है। इन विवादों को हम कैसे समझे, खासकर भारत जैसे संदर्भ में जहां यौन विषयों पर बात करना वैसे ही संवेदनशील माना जाता है? ये बिल्कुल सच है। फ्रॉइड के विचार, खासकर ये वाले, शुरू से ही तीखी आलोचना का शिकार हुए हैं। कई लोगों ने उन पर जरूरत से ज्यादा यौनिकता पर जोर देने का आरोप लगाया, अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप से साबित ना कर पाने का और यहां तक कि अपने विचारों को पुरुषों के नजरिए से गढ़ने का भी आरोप लगा। हाँ, सुना है। भारत जैसे समाज में जहां यौन विषयों पर एक पर्दा रहता है, उनके विचारों को आसानी से अति यौन केंद्रित या संस्कृति के खिलाफ कहकर खारिज किया जा सकता है। तो फिर क्या इन विचारों में आज भी कोई सार्थकता बची है या इन्हें बस इतिहास का एक अध्याय मान लेना चाहिए? यहीं पर संतुलन साधने की जरूरत है। देखिए, विवाद अपनी जगह हैं और कई आलोचनाएं जायज भी हैं, लेकिन अगर हम विवादों के शोर से परे जाकर देखें तो फ्रॉइड के काम के कुछ मूल तत्व आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे कि ये विचार कि हमारे मन का एक बड़ा हिस्सा हमारी चेतन जागरूकता से परे है, मतलब अवचेतन, कि हमारे बचपन के अनुभव हमें गहराई से प्रभावित करते हैं, कि हमारी दमित भावनाएं और इच्छाएं हमारे व्यवहार को अनजाने में दिशा देती हैं, और सबसे बढ़कर आत्म जागरूकता का महत्व। ये बातें आज भी मनोविज्ञान और थेरेपी के लिए मायने रखती हैं। आधुनिक थेरेपी जैसे सीबीटी भी, जो विचारों और व्यवहारों को बदलने पर केंद्रित है, वो भी कहीं ना कहीं इस समझ पर आधारित है कि हमारे पैटर्न्स की जड़ें गहरी हो सकती हैं। ठीक है, हमारा मकसद यहाँ इन विचारों का आंख बंद करके समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि उन्हें उनके ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भ में समझना है। ये एक जरूरी संतुलन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो फ्रॉइड की इस जटिल और उत्तेजक किताब से आज के दौर में कोई क्या व्यवहारिक सबक ले सकता है? जीवन के लिए क्या सीख मिलती है? हाँ, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, मुझे लगता है। बताइए। पहली, आत्म जागरूकता की शक्ति। अपने बर्ताव के पीछे छिपी असली वजहों, अपनी इच्छाओं और डर को समझने की कोशिश करना। हम जो करते हैं, क्यों करते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। दूसरी, बचपन की अमिट छाप। ये याद रखना कि हमारे शुरुआती रिश्ते और अनुभव, चाहे हमें याद हों या ना हों, हमारे वयस्क व्यक्तित्व और रिश्तों की नींव रखते हैं। सही बात है। तीसरी, दमित भावनाओं का सामना। जिन भावनाओं या इच्छाओं को हम खुद से या दूसरों से छुपाते हैं, वो गायब नहीं होती। उन्हें स्वीकार करना और समझना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हाँ, ये मुश्किल होता है पर जरूरी है। चौथी, खुलापन। अपनी और दूसरों की यौन और भावनात्मक जरूरतों को बिना शर्मिंदगी या नैतिक जजमेंट के देखने का प्रयास करना। ये मानवीय अनुभव का हिस्सा है। और पांचवी, बदलाव की उम्मीद। फ्रॉइड का काम ये भी दिखाता है कि अगर हम ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करें और अपनी गहरी प्रेरणाओं को समझें तो हम अपने नुकसानदेह पैटर्न को बदल सकते हैं,
एक ज्यादा संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि फ्रॉइड ने 1905 में ये सब लिखा कैसे। उस जमाने में ऐसे वर्जित विषय पर लिखना, वो भी इतने विस्तार से, कितना मुश्किल रहा होगा। ये वाकई एक बड़ी चुनौती थी। फ्रॉइड ने ये किताब उस समय की वैज्ञानिक भाषा यानी जर्मन और लैटिन के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखी। अच्छा। उन्होंने अपने सालों के क्लिनिकल अनुभव, अपने मरीजों के केस स्टडीज, उनके साथ हुई बातचीत और अपने गहन अवलोकनों को आधार बनाया। मुश्किलें बहुत थीं। एक तो यौनता जैसे विषय पर अकादमिक गंभीरता से लिखना ही अपने आप में समाज की मान्यताओं को चुनौती देना था। हाँ, उस समय तो बिल्कुल। दूसरे, उन्हें अपने साथी डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और समाज के एक बड़े तबके की भारी आलोचना और निंदा झेलनी पड़ी। कई लोगों ने उनके काम को खतरनाक और अनैतिक तक कहा। बाप रे। तीसरे, मन की इन गहरी अमूर्त प्रक्रियाओं को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक ढांचे में ढालना भी आसान नहीं था। शुरुआत में किताब को बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन धीरे धीरे इसके क्रांतिकारी विचारों के महत्व को पहचाना गया और ये मनोविज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुई। हमने भारतीय संदर्भ की बात कई बार की, अंत में इस पर थोड़ा और सोचना जरूरी है। अगर कोई भारत में फ्रॉइड के इन विचारों को समझना चाहे तो सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? इन विचारों को इस तरह कैसे देखा जाए कि वो डरावने या पराये न लगे, बल्कि उपयोगी महसूस हो? ये बहुत ही अहम मुद्दा है। जैसा हमने कहा, भारत में यौन विषयों को लेकर संवेदनशीलता ज्यादा है। इसलिए फ्राइड के विचारों को सीधे सीधे यौनिकता के नजरिए से देखने के बजाय उन्हें मानसिक स्वास्थ्य, आत्मजागरूकता, व्यक्तिगत विकास और रिश्तों की बेहतर समझ के व्यापक फ्रेमवर्क में रखना ज्यादा मददगार हो सकता है। अच्छा। उदाहरण के लिए, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि कैसे दमित भावनाएं तनाव या चिंता का कारण बन सकती हैं, या कैसे बचपन के अनुभव हमारे आत्मविश्वास और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। एक और तरीका, जैसा हमने पहले इशारा किया, फ्राइड के आत्मनिरीक्षण और अवचेतन की खोज के विचार को भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ जोड़कर देखना है। जैसे भक्ति आंदोलन में अपनी इच्छाओं और अहंकार पर विजय पाने का संघर्ष हो, या योग ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की यात्रा, या फिर गीता में अर्जुन का अपने ही मन के भीतर चल रहा युद्ध, इन सब में कहीं न कहीं अपने आंतरिक द्वंद्वों को समझने और उनसे ऊपर उठने का भाव है। हाँ, है। इसे फ्राइड के अवचेतन संघर्षों और आत्मविश्लेषण से जोड़ने पर ये विचार कम पराये और ज्यादा प्रासंगिक लग सकते हैं। मूल जोर इस बात पर होना चाहिए कि ये विचार हमें खुद को और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, न कि सिर्फ यौनिकता पर। तो आज हमने सिगमंड फ्राइड के विचारों की जटिल और आकर्षक दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाई। ये समझने की कोशिश की कि कैसे उनके सिद्धांत हमारे अवचेतन मन की गहराइयों, हमारे बचपन की परछाइयों और हमारे वयस्क जीवन के रिश्तों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं, भले ही वो पुल कितना भी विवादास्पद क्यों ना रहा हो। और ये पूरी बातचीत शायद एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमारे रोजमर्रा के फैसलों में, हमारे व्यवहार में, हमारी पसंद नापसंद में और हमारे सबसे करीबी रिश्तों में कितना कुछ असल में उन गहरी छिपी हुई अवचेतन शक्तियों से तय होता है, जिन्हें शायद हम कभी पूरी तरह जान भी ना पाएं। ये अपने ही मन की परतों को उघाड़ने की, खुद को समझने की एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है।